दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 3। दोस्तों देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका पहला प्रश्न है कि हाल में जारी 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। ऑप्शन है बौद्ध, सिख, जैन या मुस्लिम। तो सही उत्तर है दोस्तों सिख समुदाय में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, 25 अगस्त 2015 को जारी जनगणना 2011 के धर्म आधारित आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय में 903 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष हैं और मुस्लिम समुदाय में लिंगानुपात 951 है, जैन समुदाय में 954 और बौद्ध समुदाय में 965 हैं। अगर हम शेष धार्मिक समुदायों की बात करें लिंगानुपात के आधार पर तो हिंदू में 939, ईसाई में 1023 और अन्य में 1009 हैं। और उल्लेखनीय है कि जनगणना 2001 के तहत न्यूनतम लिंगानुपात भी सिख समुदाय में ही था। तो सही उत्तर है दोस्तों जनगणना 2011 के आधार पर जो नवीनतम धर्म आधारित आंकड़े जारी किए गए हैं 25 अगस्त 2015 को जो जारी धर्म आधारित आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय में है। अगर जो अधिकतम लिंगानुपात की बात करें तो ईसाइयों में या ईसाई धर्म में 1023 है लिंगानुपात, जो कि सभी धर्मों में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके हैं पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है आपका बिहार। देखिए दोस्तों जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर बिहार है जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और तीसरे स्थान पर केरल है जहां का जनसंख्या घनत्व दोस्तों 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश में ये 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है जिसका जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए 1971 से 81 जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में 24.66% ये सही सुमेलित है। 1981 से 91 में जो दशकीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि प्रतिशत 23.87% ये भी सही सुमेलित है। 1991 से 2001 के बीच ये जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.54% और 2001 से 11 में 19.05% ये आपका गलत है। ऑप्शन डी सही नहीं है क्योंकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 19.05% नहीं बल्कि आपको याद भी होगा 17.7% है। तो अन्य जो युग्म हैं ये सुमेलित हैं, जबकि 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत है ये गलत है क्योंकि 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर 17.7% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है और वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होने का अनुमान लगाया गया था। ऑप्शन है 27 वर्ष, 28 वर्ष, 29 वर्ष या फिर 30 वर्ष।
तो सही उत्तर ऑप्शन सी 29 वर्ष। दोस्तों देखें, आर्थिक समीक्षा 2014-15 और जनगणना आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 तक भारत के विश्व का सर्वाधिक युवा राष्ट्र, जो कि विश्व में न्यूनतम औसत आयु 29 वर्ष के साथ का आकलन व्यक्त किया गया है। तो ये अनुमान की जनगणना आकलन रिपोर्ट जो यह प्रदर्शित करती है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और 2020 में भारतीयों की औसत उम्र 29 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? ऑप्शन देखिए, मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद और गाजियाबाद। तो सही उत्तर है इलाहाबाद, जिसका नामकरण अब प्रयागराज कर दिया गया है। दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद इलाहाबाद यानी प्रयागराज है और उत्तर प्रदेश के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का क्रम जो है वो है इलाहाबाद। इसकी जनसंख्या 59,54,391। मुरादाबाद दूसरे स्थान पर 47,72,006 जनसंख्या इसकी है। गाजियाबाद तीसरे स्थान पर 46,81,645। आजमगढ़ चौथे स्थान पर 46,13,913 और लखनऊ की जनसंख्या 45,89,838 रही। तो याद रखिएगा, जनसंख्या या जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद प्रयागराज यानी इलाहाबाद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है आपका वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर कानपुर नगर। तो सही उत्तर है गाजियाबाद, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिलों का क्रम जो है वो इस प्रकार से है। देखिए, गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 3971 यानी 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, वाराणसी का 2395, लखनऊ का 1816, संत रविदास नगर यानी भदोही का 1555 और कानपुर का 1452 यानी 1452 रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक 3971 रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि एसएससी केंद्रीय पुलिस संगठन सब इंस्पेक्टर परीक्षा में ये पूछा गया है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, इसका कारण क्या है? देखिए, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही अधिक बनी हुई है। जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा कम घटी है। इसके अलावा मृत्यु दर, देखिए मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है और मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा कम घटी है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मृत्यु दर में कमी आई है लेकिन जन्म दर अधिक बनी हुई है और भारत में जनसंख्या वृद्धि दर के अधिक होने का ये महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.7% है, जबकि 2001 में ये 21.54% थी। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर सुधार के चलते मृत्यु दर में कमी आई है लेकिन जन्म दर अधिक बनी हुई है और मृत्यु दर में गिरावट और जन्म दर की अधिक वृद्धि के कारण दोस्तों जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है आपके 1872, 1881, 1891 या 1894। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए 1872 यानी 1872 में। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था और इसे भारत की पहली जनगणना तो माना जाता है, लेकिन यह जनगणना पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारत में पहली बार जनगणना प्रारंभ 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न आसान है और देखिए प्रश्न है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष आरंभ की गई थी? ऑप्शन है आपके 1921, 1881, 1911 या फिर 1931। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1881 में। देखिए, भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी।
और ये भारत की पहली पूर्ण जनगणना थी। और इसी जनगणना के बाद दोस्तों हर 10 वर्ष के बाद जनगणना जो है 10वीं जनगणना का आरंभ भारत में हुआ था। तो भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? देखिए, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में या लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो अभी अभी आपने पढ़ा है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में शुरू हुई थी। और इसके बारे में ये है दोस्तों कि ये जनगणना शुरू तो हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से इस जनगणना का कार्य पूरा नहीं हो सका था। लेकिन फिर भी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, जिसको कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, GDY। देखिए दोस्तों, प्रश्न एक बार समझिए, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, वर्ष 1921 को। इसका कारण क्या है दोस्तों? भारत में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1911 से 1921 की समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी और वर्ष 1911 से 21 में ये 0.31% रही थी। इसका मुख्य कारण महामारियों का फैलना, अकाल का पड़ना, द्वितीय विश्व युद्ध का होना था। और इन सभी कारणों से इस दशक में भारत की जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी और इसके बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर और त्वरित वृद्धि दर्ज की गई थी। तो दोस्तों 1911 से 1921 की समयावधि में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रहने के कारण इसको जनसंख्या के संदर्भ में महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की गिनती जनांकिकी लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर युवा वर्ग की या कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है और सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। और 15 से 64 वर्ग की आयु की जनसंख्या जो है ये आर्थिक रूप से क्रियाशील और उत्पादक जनसंख्या का भाग होता है। तो देखा जाए तो दोस्तों, जब जनसंख्या में आर्थिक रूप से क्रियाशील या उत्पादक जनसंख्या का भाग जनसंख्या के निर्भर या आर्थिक रूप से निष्क्रिय भाग जो कि वस्तुतः क्रियाशील जनसंख्या पर आश्रित होता है उससे तुलनात्मक रूप से काफ़ी अधिक होता है, तो उस देश या अर्थव्यवस्था को जनांकिकी लाभांश की स्थिति में कहा जाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। और दोस्तों देखिए, निर्भरता अनुपात के आकलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के तहत 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग को आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या माना जाता है। तो भारत की गिनती जनांकिकी लाभांश वाले देश के रूप में इसलिए की जाती है कि यहाँ पर कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, जब जनसंख्या विशेषज्ञ वर्ष 2016 के आसपास भारत को मिलने वाले संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय निम्न में से किस तथ्य से है? पहला है कि जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि, सकल जनसंख्या में असाधारण कमी, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी या फिर अच्छी प्रकार से संतुलित लिंगानुपात। तो दोस्तों देखिए, जब जनसंख्या विशेषज्ञ वर्ष 2016 के आसपास भारत को मिलने वाले संभावित जनसांख्यिकी बोनस की बात करते हैं तो उनका आशय जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि से है। और दोस्तों यही जनसांख्यिकी बोनस है। और जब किसी देश की जनसंख्या में जो उत्पादन करने वाले आयु समूह में वृद्धि होती है तो उसको जनसांख्यिकी बोनस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का दीर्घावधि लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न को मैं जो है दोस्तों स्टार लगा रहा हूं। देखिए, ऑप्शन है आपके 2025, 2035, 2045 या 2055 तक।
तो उत्तर है दोस्तों भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जो है 2045 तक स्थिर जनसंख्या या जनसंख्या की स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। व्याख्या देख लेते हैं कि भारत की नवीनतम जनसंख्या नीति 15 फरवरी 2000 को घोषित की गई थी और इसमें देश की जनसंख्या की वृद्धि दर को वर्ष 2045 तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अनुसार विकल्प सी सही है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि अब जो लक्ष्य 2045 तक निर्धारित किया गया था इसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है, यानी नवीन जो अपडेट किया गया है उसके अनुसार भारत में जो जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का दीर्घावधि लक्ष्य है ये 2070 तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत ये लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जो है दोस्तों जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, लेकिन अब ये लक्षित वर्ष कब तक बढ़ा दिया गया है तो आप जानते हैं कि ये 2070 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपने व्याख्या के रूप में भी इसको पढ़ा है। जनसंख्या की स्थिरता प्राप्त करने का मतलब कि न तो जनसंख्या में वृद्धि दर या जन्म दर में अधिकता हो और न ही मृत्यु दर में अधिकता हो। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ कि ये है दोस्तों कि कथन और कारण से संबंधित है। वर्ष कथन जो है आपका 1951 से पूर्व भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। कारण है कि भारत के जनांकिकी इतिहास में 1951 को जनांकिकी विभाजक कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि 1951 को नहीं बल्कि 1921 को जनांकिकी विभाजक वर्ष या जनसंख्या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो इस आधार पे ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो भारत के जनांकिकी इतिहास में वर्ष 1921 को महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है, न कि 1951 को। इसलिए कारण आर गलत है जबकि कथन ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्थिर जनसंख्या, शून्य जनसंख्या वृद्धि, गत्यात्मक जनसंख्या या जनसंख्या की स्थिरता। तो सही उत्तर है दोस्तों यदि जन्म और मृत्यु दर समान है और अंतः या बाह्य प्रवर्जन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसको शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। दोस्तों किसी निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है और निवासियों की संख्या में वृद्धि होने पर इसको धनात्मक वृद्धि और संख्या में कमी होने पर ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। लेकिन यदि जो स्थिति बन रही है जन्म और मृत्यु दर समान हो और बाहरी या आंतरिक प्रवर्जन नहीं होता है और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसको शून्य जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनगणना के तहत किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करती है? देखिए पहला है कि इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। गैर कृषि कार्य में संलग्न इसकी पुरुष जनसंख्या न्यूनतम 75% होनी चाहिए और इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। तो ये सही नहीं है। दोस्तों देखिए जनगणना के तहत किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करने के लिए 3 स्थितियां महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कम से कम 5000 हो। दूसरा कि उस क्षेत्र में गैर कृषि कार्य में लोग जो है न्यूनतम कम से कम 3/4 लोग गैर कृषि कार्य में लगे हों और इसकी जनसंख्या न्यूनतम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए ऑप्शन जो हैं 1, 2, 3 आपके सही हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 3892, 4041, 5161 या 7935। तो सही उत्तर है 3892। याद रखिएगा दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनगणना नगर या सेंसस टाउन्स की संख्या 3892 है। 2001 में यह 1362 थी और इसकी 10 की वृद्धि 2530 हुई है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सेंसस टाउन्स की संख्या 3892 थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत की नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट उच्चतम थी किस दशक में, आपसे पूछा गया है। देखिए 1951 से 61 के दशक में, 1961 से 71 के दशक में, 1971 से 81 के दशक में, या 1981 से 91 के दशक में। तो सही उत्तर ऑप्शन बी 1961 से 71 के दशक में दोस्तों भारत में नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर उच्चतम थी। देखिए याद रखिएगा दोस्तों, नगरीय जनसंख्या की वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दशक में 0.87% रही है, जो अब तक की सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कौन सा मानदंड भारत में किसी अधिवास को नगरीय केंद्र परिभाषित करने के लिए स्वीकार नहीं किया गया है। ऑप्शन है भौतिक विस्तार, जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व या व्यावसायिक संरचना। तो अभी अभी आपने जनसंख्या निर्धारण के लिए आपने देखा है कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए, 5000। तो जनसंख्या आकार महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज जनसंख्या घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करना चाहिए, ये भी जनसंख्या घनत्व। और व्यावसायिक संरचना यानी कुल पुरुषों का 75% भाग जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए, इसमें भौतिक विस्तार शामिल नहीं है। तो दोस्तों विश्व स्तर पर नगर की परिभाषा के तहत किसी ऐसे क्षेत्र विशेष की आबादी आती है जो रहन सहन में आधुनिक हो, जीवन में गतिशील हो और उसके जीविकोपार्जन का आधार निर्माण, उद्योग और सेवाओं से जुड़ा हो। जनसंख्या आकार, जनसंख्या घनत्व और व्यावसायिक संरचना नगर निर्धारण के महत्वपूर्ण घटक हैं, जबकि भौतिक विस्तार को स्वीकार नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक नगर किसी ग्राम से भिन्न होता है किस आधार पर। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई नगर किसी ग्राम से किस आधार पर भिन्न होता है। देखिए सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में, पारिवारिक संरचना के संदर्भ में, रहन सहन के तरीके के संदर्भ में या आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में। तो ऑप्शन दोस्तों ये चारों कारक जो है नगर और ग्राम में भिन्नता के आधार हैं, तो ये उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए सामाजिक मूल्य, पारिवारिक संरचना, रहन सहन के तरीके और आर्थिक क्रियाकलाप वे घटक हैं जो नगर को किसी ग्राम से अलग करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, नगरीकरण की दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है। ऑप्शन है मध्यम निम्न नगरीकृत देश, एक अति निम्न नगरीकृत देश, एक अत्यधिक नगरीकृत देश या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों नगरीकरण या अर्बनाइजेशन की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। व्याख्या अगर जो देखें तो नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है, न तो यह अति निम्न नगरीकृत देश है और न ही अत्यधिक नगरीकृत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 1901 के जनगणना के अनुसार कौन सा देश का प्रथम 10 लाखी नगर था। ऑप्शन है मद्रास, दिल्ली, कोलकाता या बम्बई। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कोलकाता। दोस्तों 1901 की जनगणना के अनुसार देश का पहला 10 लाखी शहर कोलकाता यानी कलकत्ता था। और आज के संदर्भ में स्पष्ट कर देना है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में श्रेणी 1 के सभी नगरों या नगरीय संकुलनों में से 53 नगर या नगरीय संकुलन ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक में 1 मिलियन या 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या निवासित है। तो सही उत्तर है 1901 की जनगणना के अनुसार कलकत्ता एकमात्र 10 लाखी शहर था, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 53 नगर जो हैं ये 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीकरण मिशन किसके नाम से जोड़ा गया है। ऑप्शन है आपके इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या राजीव गांधी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के नाम से। दोस्तों देखिए भारत में हाल के दशकों में नगरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है और वर्ष 2021 तक देश की कुल आबादी में नगरीय आबादी का हिस्सा बढ़कर लगभग 40% तक पहुंचने का आकलन है। और इसे देखते हुए देश के बड़े और महत्वपूर्ण नगरों में आधारभूत ढांचा यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, उनका विकास और व्यापक आधुनिकीकरण करने के लिए वहां के निवासियों
व्यक्तियों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन यानी JNURM ये एक महत्वाकांक्षी योजना चलाई गई थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय नगरीय पुनर्नवीकरण मिशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न और आज का ये जो टेस्ट है इसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के साथ संबद्ध नहीं है? देखिए, शहरी विद्युतीकरण, शहरी परिवहन, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास या सफाई, स्वच्छता और सीवर व्यवस्था। तो उत्तर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शहरी परिवहन मिशन और इसके अलावा शहरी परिवहन, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास और सफाई, स्वच्छता और सीवर व्यवस्था है। इसमें शहरी विद्युतीकरण शामिल नहीं है। देखिए, व्याख्या देखते हैं दोस्तों, JNNURM में शहरी विद्युतीकरण सम्मिलित नहीं है। इसके तहत शहरी परिवहन, हेरिटेज यानी विरासत क्षेत्रों का विकास और संरक्षण, साफ सफाई, स्वच्छता और सीवर तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि को इस योजना के साथ जोड़ा गया है। जिन क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं को इस मिशन में शामिल नहीं किया गया है उसमें विद्युत, दूरसंचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूरी, नए रोजगार अवसरों का सृजन ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा, शहरी परिवहन, हेरिटेज क्षेत्रों का विकास, सफाई, स्वच्छता और सीवर व्यवस्था इस व्यवस्था में यानी JNNURM में शामिल है। शहरी विद्युतीकरण, दूरसंचार, स्वास्थ्य, मजदूरी और नए रोजगार इसमें शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं, इसमें हमने आज जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित ऐसे प्रश्नों को देखा जो थोड़ा लीक से हटकर हैं, नए प्रकार के हैं और जो PCS परीक्षा में प्रश्न पूछने में ट्रेंड में नया बदलाव आया है, उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।